बेन 10 सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये हमारे बचपन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। जब बेन को वो ओमनीट्रिक्स मिला था, तब से हम सब इस शो के दीवाने हो गए थे। एक नॉर्मल बच्चे का पावरफुल एलियंस में बदलना हर बच्चे का सपना बन गया था। बेन 10 के यूनिवर्स से सबको प्यार हो गया, चाहे वो बेन की कजिन्स ग्वेन पर डोरे डालना हो या ओमनीट्रिक्स के सपने देखना हो। आखिर अपने बचपन में बेन की ओमनीट्रिक्स का सपना किस बच्चे ने नहीं देखा होगा। मुझे आज भी याद है कि मैं किस तरह मम्मी पापा से मेले में ओमनीट्रिक्स के लिए गिड़गिड़ाया और काफी मेहनत कर बाद वो मुझे मिल भी गई थी। हाँ भाई, मेरे पास भी एक खिलौने वाली ओमनीट्रिक्स थी, लेकिन उस ओमनीट्रिक्स ने मुझे भले ही एलियन में ना बदला हो, लेकिन मैं तुम गरीबों जैसा नहीं हूँ। मेरे पास एक ओमनीट्रिक्स थी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बेन 10 जो अर्ली 2000 का एक आइकॉनिक कार्टून था, जिसने अपनी यूनिक कहानी, यादगार कैरेक्टर्स और एक्साइटिंग एडवेंचर्स से पूरी जनरेशन को बड़ा किया है। लेकिन शुरुआत की इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद फ्रेंचाइज ने धीरे धीरे अपना मैजिक खो दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसी ही बात को ज्यादा डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं बेन 10 के राइज और फॉल की पूरी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती 1995 में, जब एक्स-मैन की कॉमिक लिखते वक्त दो कॉमिक बुक राइटर्स स्टीवन टी सीगल और जो केली की मुलाकात होती है और कुछ ही समय में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जो ने स्टीवन के दूसरे कॉमिक बुक राइटर फ्रेंड्स डंकन रोलो और जो केसी से भी मुलाकात की और धीरे धीरे इन चारों की दोस्ती गहरी होती गई। फिर जाकर इन्होंने एक साथ कई सारे फेमस कॉमिक्स पर साथ में काम किया। फॉर एग्जाम्पल डीसी कॉमिक्स का सुपरमैन और मार्वल का एक्स-मैन। लेकिन इनका सपना कुछ बड़ा था। वो सब अपनी कॉमिक बुक स्टोरी टेलिंग को एनिमेशन से एक ऐसा शो बनाना चाहते थे जिनमें एक्शन, ह्यूमर और अच्छी स्टोरी हो, जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आए। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उन्हें जो क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए थी, वो उन्हें कोई भी कंपनी नहीं दे रही थी। इसीलिए इन चारों ने मिलकर 5 अगस्त 1996 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जिसे आज हम सब मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोज के नाम से जानते हैं। लेकिन अगले 4 साल तक इन्हें एक भी काम नहीं मिला, जिस वजह से ये सब इस कंपनी को ऑलमोस्ट ताला लगाने वाले ही थे। लेकिन जैसा बिल गेट्स कहते हैं, पेशेंस इज अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। फिर इन सब ने और थोड़ा धीरज रखा। फिर साल 2002 में इन्हें मैथ्यू सैनरेज ने उन्हें बताया कि कार्टून नेटवर्क एक सुपर हीरो शो बनाना चाहता है, तुम्हें भी अपने कुछ आइडियाज शेयर करने चाहिए। क्या पता तुम्हारा कोई आइडिया सिलेक्ट हो जाए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रातों रात पूरे 20 कैरेक्टर्स स्टोरीज बना डाली। फिर जब वो सब सिलेक्शन के लिए गए थे, तब जो एचआर था उसने कहा कि ये सब वही टिपिकल सुपर हीरोज जैसे शोज हैं जो हमारे पास पहले से ही हैं, और उन्होंने 20 में से 19 शो को जगह पर ही रिजेक्ट कर डाला था। लेकिन उन्हें एक शो का आइडिया बहुत पसंद आया, जिसे आज हम सब बेन 10 के नाम से जानते हैं। बेन 10 का क्रिएशन करते वक्त राइटर्स ने अपने बचपन के ख्वाहिश सुपर हीरो बने के सपने को याद किया और एक 10 साल के छोटे बच्चे को हीरो बनाने का ठाना। और उन्होंने सोचा, अगर बनाना ही है तो सिर्फ एक ही क्यों, 10 क्यों नहीं। इस तरह उन्होंने बेन को 10 सुपर हीरो में बदल देने की पावर दी। और बेन 10 को बनाते वक्त वो उनके जमाने के कॉमिक बुक हीरोज के इमोशनल और हीरोइन इम्पैक्ट को रिक्रिएट करना चाहते थे। इसलिए तुम्हें बेन में कई बार स्पाइडरमैन की झलक दिखती होगी, और इसी वजह है बेन का बाप कैप्टन अमेरिका है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? I mean, बेन का मिड नेम कर भी लिया गया है कैप्टन अमेरिका के क्रिएटर जैक कर्बी से। और क्या तुम इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो? क्योंकि मैंने कहा कि बेन को 10 सुपर हीरोज में बदलने की पावर मिलने वाली थी, ना कि एलियंस। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ भाई, बेन 10 के अर्ली कॉन्सेप्ट में उसे 10 सुपर हीरोज में बदलने की पावर मिलने वाली थी। लेकिन शो के 2 साल के डेवलपमेंट के दौरान एक लेखक ग्रेग जॉनसन ने एलियंस को शामिल करने का आइडिया दिया था, और इसे ज्यादा इंटरेस्टिंग देखते हुए इसे ही आगे कंटिन्यू किया गया। और बेन 10 के प्री प्रोडक्शन वाले सारे डिजाइन को, जिन्हें तुम अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, उन्हें स्टीवन गॉर्डन बनाया था, जिसमें ऑफ कोर्स एलियंस नहीं बल्कि ह्यूमन हीरोज हैं। और फाइनल एलियन वाले कॉन्सेप्ट के ज्यादातर डिजाइन को डेव जॉनसन ने बनाया था। और 2 से 3 साल के डेवलपमेंट के बाद 27 दिसंबर 2005 को इसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ, जिस शो में हमें बेन टेनिसन से मिलवाया गया, एक ऑर्डिनरी किड जिसे ओमनीट्रिक्स नाम की वॉच मिलती है, जिससे वो 10 अलग अलग एलियंस में बदल सकता है। और इसके एक्शन, ह्यूमर और साई-फाई का ऐसा मिक्स होने की वजह से बच्चों को इंस्टेंटली इस शो का फैन बना दिया, जिस वजह से इसके 3 सीजन बनाए गए और धीरे धीरे बेन 10 एक जबरदस्त हिट साबित हुआ। और देखते ही देखते ये कार्टून नेटवर्क का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज बन गया। बेन 10 की सक्सेस के बाद मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोज की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। बेन 10 की सक्सेस ने मैन ऑफ एक्शन के लिए नए दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्होंने कई और धमाकेदार शोज मिले, जैसे कि जनरेटर, रेक्स अल्टीमेट स्पाइडरमैन, बिग हीरो 6 एंड मेनी मोर। और ये चारों राइटर्स कहते हैं कि अगर उन्होंने बेन 10 का शो नहीं बनाया होता, तो आज भी वो दूसरे लोगों के हाथ के नीचे काम कर रहे होते।
बेन 10 क्लासिक का पहला सीजन 2005 से 2006 तक एयर्ड हुआ विथ ओवर 13 एपिसोड्स। फिर 2006 में इसका दूसरा सीजन देन फॉल। 2006 से लेकर 2007 तक इसकी तीसरी सीजन। और इसी साल इसकी 2 मूवीज रिलीज हुए, पहली सीक्रेट ऑफ डोमिनेट्रिक्स और एक लाइव एक्शन मूवी रेस अगेंस्ट टाइम। और ये शो इतना अच्छा था कि सिर्फ बच्चों को ही ये पसंद नहीं आया, बल्कि इसे कई बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। इसे 2007 में बेस्ट एनिमेशन का एम्मी अवार्ड भी जीता था और ये मैन ऑफ एक्शन के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मिड 2007 से लेकर 2008 तक इसका 4th और लास्ट सीजन एयर्ड हुआ और साथ ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसे बेन 10 अब पूरी तरह से बदलने वाला था। जब कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 सीरीज को और मैच्योर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ड्वेन मैकडफी को टीम में शामिल किया। उनका काम था शो को एक ओल्डर ऑडियंस के लिए रीइमेजिन करना, जिसमें ज्यादा डीप स्टोरीज और मजबूत कैरेक्टर प्लॉट्स हों। मैकडफी का एलियन फोर्स पर असर इन चीजों में साफ दिखता है। मैच्योर स्टोरी टेलिंग, उन्होंने कैरेक्टर ग्रोथ, मोरल डायलम्मा और बेन, ग्वेन और केविन के बीच के रिलेशनशिप्स पर फोकस किया, जिससे शो ओल्डर फैंस को भी पसंद आया। एक्सपैंडेड लोर, उन्होंने ओमनिट्रिक्स और अलग अलग एलियन स्पीशीज की कहानी को और कॉम्प्लेक्स बनाया, जिससे शो का यूनिवर्स और रिच बन गया। एंगेजिंग विलन्स, मैकडफी ने हाइब्रिड और डीएनए लायंस जैसे पावरफुल विलन्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे शो के स्टेक्स और भी ज्यादा इंटेंस हो गए। ड्वेन मैकडफी के इन कॉन्ट्रीब्यूशंस ने एलियन फोर्स को एक फैन फेवरेट शो बना दिया और साबित किया कि बेन 10 सिर्फ एक सिंपल कार्टून नहीं, बल्कि एक डीप और सीरियस स्टोरी लाइन वाला शो भी बन सकता है। और एलियन फोर्स का म्यूजिक इतना अच्छा था जिस वजह से उसने 2009 का बेस्ट साउंड मिक्सिंग का एम्मी अवार्ड जीता था। और 2009 इसकी दूसरी लाइव एक्शन मूवी रिलीज हुई, बेन 10 एलियंस स्वाम। फिर 2010 में आया बेन 10 अल्टीमेट एलियन, जिसमें बेन ने अपने एलियंस को अल्टीमेट फॉर्म्स तक अपग्रेड किया। बेहतर एनिमेशन और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के साथ ऐसा लग रहा था कि फ्रेंचाइज अनस्टॉपेबल हो गई है। और 2011 में बेन 10 जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड नाम की एक क्रॉसओवर मूवी आई थी। एक फन फैक्ट, जनरेटर रेक्स को जोई केली ने बनाया था, जो खुद भी को क्रिएटर है। बेन 10 के इस वजह से ये क्रॉसओवर पॉसिबल हो पाया और इस ही साल बेन 10 का एक कंपटीशन टेलीविजन शो भी लॉन्च हुआ, जिसे तुमने भी देखा होगा। साला यहाँ जाने का सपना सपना ही रह गया। सह लेंगे थोड़ा सा। फिर 2012 इसकी 3 डीसीजी मूवी रिलीज हुई, बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस। और इसी साल में आया बेन 10 ओमनिवर्स, जिसने एक नया आर्ट स्टाइल और यूनिक स्टोरी टेलिंग अप्रोच इंट्रोड्यूस की। और बेन 10 के कार्टून फ्रेंचाइजी के साथ ही कई सारे वीडियो गेम्स भी लॉन्च किए हैं और इसकी लिस्ट है 2006 में बेन 10 हाइपरस्कैन, 2007 में बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, 2008 में बेन 10 एलियन फोर्स, 2009 में बेन 10 एलियन फोर्स विलगेक्स अटैक्स, 2010 में बेन 10 एलियन फोर्स द राइज ऑफ हेक्स और इस ही साल बेन 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन भी रिलीज हुआ। फिर 2011, 12 और 13 बेन 10 गैलेक्टिक रेसिंग, बेन 10 ओमनिवर्स, बेन 10 ओमनिवर्स 2 रिलीज हुआ। और 2013 तक इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक्शन फिगर्स, वीडियो गेम्स, कार्टून शोज और मूवीज को मिलकर बेन 10 की नेटवर्थ 7,85,85,000 डॉलर हो गई और बेन 10 एक ग्लोबल फ्रेंचाइज बन गई। लेकिन जैसा कहा जाता है, अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो खत्म हो जाता है और बेन 10 के साथ भी यही हुआ। बेन 10 के डाउनफॉल की असली वजह जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखो, जहां साथ ही तुमको बेन 10 के नए सीरीज और कॉमिक बुक के रिलीज डेट से लेकर आखिरी इसकी लाइव एक्शन मूवी क्यों कैंसिल हुई ये सब पता चलेगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।